दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के अंतर्गत जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर क्या है। तो जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं से युक्त खाद है। इस खाद में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु जो हैं ये वायुमंडल में पहले से विद्यमान नाइट्रोजन को फसलों को उपलब्ध कराते हैं और ये मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को जल में घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। और दोस्तों कई वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि जैविक खाद के प्रयोग से 30-40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्राप्त हो जाती है और उपज जो है वो 10 से 20% तक बढ़ जाती है। फास्फोबैक्टीरिया और माइकोराइजा नामक जैव उर्वरकों के प्रयोग से खेत में फास्फोरस की उपलब्धता में 20 से 30% की बढ़ोतरी होती है। बायो फर्टिलाइजर का एक सबसे महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि इसके प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षित रहता है। पर्यावरण में जो विषालु या विषैले तत्व हैं वो नहीं जाते। इससे फसलों में मृदाजन्य रोग नहीं होते और खेत में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। अध्ययन की सुविधा के लिए जो जैव उर्वरक हैं उनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक, फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक, कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर और पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया स्यूडोमोनास की प्रजाति। तो ये इस तरह के 4 प्रकार के दोस्तों जैव उर्वरक होते हैं। अब आइए प्रश्नों पर आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस या किन का प्रयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। एजोला, नील हरित शैवाल और अल्फा अल्फा। तो सही उत्तर है एजोला और नील हरित शैवाल का। 1 और 2 आपके सही उत्तर हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर को 4 भागों में बांटा जाता है, आप जानते हैं। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक। इसमें राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, एजेटोबैक्टर, नील हरित शैवाल और एजोला हैं। दूसरा है फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक। इनमें बैसिलस, स्यूडोमोनास और एस्परजिलस हैं। कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर तीसरे प्रकार के जैव उर्वरक हैं। इसमें सेलुलोटिक यानी ट्राइकोडर्मा, लिग्नोलिटिक यानी ह्यूमिकोला हैं। और चौथे प्रकार के जैव उर्वरक ये पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया स्यूडोमोनास की प्रजाति हैं। और नील हरित शैवाल और एजोला जैव उर्वरक हैं, जबकि अल्फा अल्फा एक प्रकार का फलीदार पौधा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एजोला, नील हरित शैवाल, अल्फा अल्फा और नाइट्रोलिन। तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों कौन से जो हैं ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जान लीजिए दोस्तों एजोला, नील हरित शैवाल और अल्फा अल्फा 1, 2, 3। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नील हरित शैवाल और एजोला, देखिए नील हरित शैवाल और एजोला ये दोनों जैव उर्वरक हैं, लेकिन कोई भी विकल्प इसमें आप देखिए सही नहीं है। अल्फा अल्फा इसमें शामिल नहीं है। तो आप जान लीजिए नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी और जो एजोला हैं ये बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक की श्रेणी में है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है स्टार हो जाएगा, क्योंकि कोई भी विकल्प आपका सही सुमेलन नहीं कर रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयुक्त होता है। राइजोबियम, नील हरित शैवाल, एजोला या फिर उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों राइजोबियम, नील हरित शैवाल और एजोला ये सभी जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है।
ऑप्शन है नोस्टाक, एनाबीना, एजेटोबैक्टर या माइकोराइजा। तो सही उत्तर माइकोराइजा। दोस्तों राइजोबियम, एजोला, नील हरित शैवाल, नोस्टाक, एनाबीना, एजोटोबैक्टर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं, जबकि माइकोराइजा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। माइकोराइजा उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों और कवकों के बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है, आपको बताना है। ईस्ट, कोलोरेला, एजोला या मोल्ड। तो याद रखिएगा एजोला जो है दोस्तों ये जैव उर्वरक का स्रोत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक जैविक उर्वरक है। देखिए यूरिया, 2,4-D, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या एजोला। तो याद रखिएगा दोस्तों एजोला। यूरिया, 2,4-D और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये रसायन हैं। यूरिया जो है ये रासायनिक उर्वरक है। 2,4-D ये एक दोस्तों खरपतवारनाशी है, जबकि एजोला जैविक उपकरण या जैव उपकरण की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है पशुओं विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है। एजोस्पाइरिलियम, एजोला, एजेटोबैक्टर या राइजोबियम। तो उत्तर है एजोला। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, दुधारी पशुओं पर कुछ प्रयोग किए गए हैं और इससे ये सिद्ध हुआ है कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 15 से 20% की वृद्धि हो जाती है। तो याद रखिएगा पशुओं विशेषतः दुधारू गो पशुओं के अनुपूरक भोजन के रूप में एजोला को जो है प्रतिदिन आहार में दिया जाना ये दूध में वृद्धि का महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। नील हरित शैवाल जैव उर्वरक बिल्कुल सही सुमेलित है। क्रायोसोपा माहो नियंत्रण बिल्कुल सही। बायो 902 सरसों का कायक्लोन सही है। और एजेटोबैक्टर जैव कीटनाशी ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों एजेटोबैक्टर जो है वो एक जीवाणु है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता के संदर्भ में है, क्योंकि ये मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है, जिसका उपयोग पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए करते हैं। और आप जान लीजिए कि एजेटोबैक्टर जीवाणु वायवीय या स्वतंत्र रूप से रहकर मुख्य नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, आपको बताना है। ऑप्शन है लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल या नील हरा शैवाल। तो उत्तर है आप जानते हैं नील हरित शैवाल या नीला हरा शैवाल। दोस्तों नील हरित शैवाल जलीय जीवों का ऐसा समूह होता है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। यह एक कोशिकीय जीवाणु होते हैं और इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित कराने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। और नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है गेहूं, चना, धान या सरसों। तो सही उत्तर है धान, याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों विभिन्न फसलों में जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर के रूप में सूक्ष्म जीवों जैसे एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, राइजोबियम और नील हरित शैवाल और फास्फोरस फास्फेट सेलुलोलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ये सभी सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रक्रियाओं तथा नाइट्रोजन निर्धारण, फास्फेट सोल्यूबिलाइजर और पौध वृद्धि तत्वों के उत्पादन द्वारा पौधों के वर्धन या वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरकों के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए मुख्यतः धान की फसल में किया जाता है। अगला प्रश्न है नील हरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए किया जाता है किसको? बाजरा को, मक्का को, धान को या फिर गेहूं को? तो उत्तर है धान को। दोस्तों याद रखिएगा नील हरित शैवाल का उपयोग जो है धान को नाइट्रोजन या नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नील हरित शैवाल धान सही सुमेलित है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम
मटर सही सुमेलित है। एजेटोबैक्टर गेहूं सही सुमेलित है। एजोला मक्का ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों एजोला, एनाबीना और नास्टाक ये नील हरित शैवाल आदि धान की फसल में नत्रजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं। ये जैव उर्वरक की तरह कार्य करते हैं। इसके अलावा राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम मटर या पायसम सेटाइवन की फसल में, एजेटोबैक्टर गेहूं की फसल में नत्रजन स्थिरीकरण कारक है। सामान्यतः एजोला जो है मक्का की फसल में नत्रजन स्थिरीकारक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा जो कि सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न के साथ किसको मिलाने से एजोला अच्छा उर्वरक होता है? नील हरित शैवाल, हड्डी का चूरा, गोबर या यूरिया? तो उत्तर है नील हरित शैवाल के साथ मिलाने से एजोला अच्छा उर्वरक होता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गाई जो है एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल या साइनोबैक्टीरिया है, जबकि एजोला एक जलीय फर्न होता है जिसकी पत्तियों में पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एनाबीना एजोली की मदद से ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है नील हरित शैवाल, लाल शैवाल, फफूंद या मांस? तो सही उत्तर हो जाएगा नील हरित शैवाल। दोस्तों एजोला जो है ये बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि नील हरित शैवाल इसका सहचारी है। अगला प्रश्न है, एजोला है एक क्या? तो एजोला आप जानते हैं एक जलीय फर्न होता है और इसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली जो गड्ढे या गुहिकाएं हैं उसमें रहने वाले जीवाणु एनाबीना एजोली की मदद से नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करके उपज की वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया या टेरिडियम? तो सही उत्तर है एजोला। दोस्तों एजोला एक जलीय फर्न है जिसको कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयुक्त करके पौधों की वृद्धि और विकास के साथ उपज में वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? ऑप्शन है राइजोबियम, नील हरित शैवाल, एजोला या वैस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा? तो उत्तर है वैस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा, ये जो है फास्फेटीय जैव उर्वरक है। दोस्तों राइजोबियम, नील हरित शैवाल और एजोला ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जबकि याद रखिएगा वैस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा ये फास्फोरस का स्थिरीकरण करता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है खेती में बायोचार का क्या उपयोग है। पहला है बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धि के माध्यम से अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। और तीसरा है जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो ये तीनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए बायोचार उच्च कार्बन युक्त चारकोल का एक रूप है जो मृदा में प्रयुक्त होता है। इसे प्रायः कृषि अपशिष्ट यानी धान, गेहूं, ज्वार की भूसी, कुक्कुट आदि के पायरोलिसिस द्वारा तैयार किया जाता है। इसके उपयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति और जल धारण की क्षमता और फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। बायोचार पर्यावरण अनुकूल पदार्थ होता है और मृदा से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होता है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वो नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है इसमें जैव निम्नीकरण कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है, कंपोस्ट में, सही है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, बिल्कुल सही है।
गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों के निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुए धीमा कर देते हैं, ये सही नहीं है, केचुए तेज करते हैं। और चौथा है कि निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मल मूत्र और गोबर, सब्जियों के अपशिष्ट आदि होते हैं, बिल्कुल सही है। तो कंपोस्ट के बारे में ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। दोस्तों, गड्ढों में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं इनकी निम्नीकरण की प्रक्रिया को केचुए धीमा नहीं बल्कि तीव्र कर देते हैं। तो दोस्तों, कंपोस्ट के निर्माण के समय गड्ढों में जो अपशिष्ट पदार्थ की निम्नीकरण प्रक्रिया होती है, जो बायोडिग्रेडेशन, ये इसमें केंचुए और अन्य सूक्ष्मजीव जैसे कवक, जीवाणु आज तेज करने में सहायक हैं, न कि धीमा करने में। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है कैसे? नत्रजन उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग के द्वारा, बिल्कुल सही। नत्रजन अवरोधक के प्रयोग के द्वारा, बिल्कुल सही। नत्रजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा, या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। दोस्तों, फसल उत्पादन में नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, इसमें वृद्धि उर्वरक की मात्रा में बार बार प्रयोग करके, नत्रजन इनहेबिटेटर्स यानी इनहेबिटर्स के प्रयोग के द्वारा, और इसके अलावा नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग आदि के द्वारा नत्रजन उपयोग क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? ऑप्शन है आपके दालें, चावल, गेहूं या गन्ना। तो सही उत्तर है दालें। दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी फसलों यानी दालों की जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसे अमोनिया में बदलते हैं, जो कि अमोनिया आयनों के रूप में नाइट्रिक कारक जीवाणुओं के द्वारा ग्रहण कर नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसे मृदा के माध्यम से पादप ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं? आपको बताना है। देखिए, अल्फा अल्फा, चौलाई या इमरंथ, चना या चिकपी, तिपत या घास या क्लोवर, कुल्फा या पर्सलेन और पालक। तो इसमें आप जान लीजिए दोस्तों, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले पादपों में आप जान लीजिए अल्फा अल्फा, चना या चिकपी और तिपतिया घास या क्लोवर हैं। 1, 3, 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले पादप ऐसे पादप होते हैं जिनकी जड़ों के साथ सहजीविता में रहने वाले कुछ जीवाणु जैसे एजेटोबैक्टर, राइजोबियम आदि वायु और मृदा रंध्रों में विद्यमान नाइट्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण करते हैं। और प्रश्नगत विकल्पों में से अल्फा अल्फा, चना और तिपतिया घास नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप के उदाहरण है। और आप जान लीजिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु मुख्यतः दलहनी फसलों की जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? ऑप्शन है चना, मटर, सेम, धान या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है धान। दोस्तों, दलहनी फसलों जैसे चना, मटर, सेम और अरहर आदि की मूल ग्रंथिकाओं में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। और धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए यूरिया, नीलहरी शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन है? तो उत्तर है राइजोबियम जैपोनिकम। याद रखिएगा दोस्तों, कुछ बैक्टीरिया और नील हरी शैवाल वायुमंडल के नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचयित करने का कार्य करते हैं। उनमें से कुछ हरे पौधे के साथ सहजीवी अथवा सिम्बियोसिस के रूप में जीवित रहते हैं। लेगुमाचो से ग्रंथित बैक्टीरिया राइजोबियम जो झुंड विशेष में प्राप्त होते हैं। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। सोयाबीन में राइजोबियम जैकोपिनम, तिपतिया घास में राइजोबियम ट्राइफोली और लुसर्न में राइजोबियम मेलिलोटी, जली फर्न में एनाबीना एजुला और गुन्नेरा मैक्रोफाइला नेस्टोक मकोरम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है किसमें? मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में या मुर्गे के रुधिर में। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है।
दोस्तों ये लेग्यूमिनोसी या फेबेसी कुल के पौधों जैसे अल्फाल्फा, सोयाबीन आदि की मूल ग्रंथि में लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। जैव उर्वरक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक या जोतने वाला कहा जाता है? केचुआ, सर्प, मेढक या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है केचुआ। दोस्तों केचुए या अर्थवर्म को भूमि का कृषक या जोतने वाला कहा जाता है। ये किसान के सहायता के लिए प्राकृतिक हलवाहे का काम करते हैं। केचुए भूमि में बिल बनाकर इसे खोखली और पोली बनाते हैं जिससे इसमें हवा जा सके। यही नहीं, इनसे उत्पन्न पुरीश के रूप में ऊपर आई हुई मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें केचुए का मल मूत्र मिला रहता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जिसमें हमने जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।